सीआईआई की वार्षिक बैठक में बोले पीएम मोदी। देश के विकास में उद्योगों का अहम योगदान। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर। नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार। बढ़ रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग में इजाफा। ब्रांड इंडिया को मजबूत करने के लिए शोध एवं विकास पर कई गुना बढ़ाना होगा निवेश। सरकार राष्ट्रहित में बड़ा रिस्क उठाने को तैयार। उद्योगों के प्रयासों से अर्थव्यवस्था फिर रफ्तार पकड़ रही है। इकोनॉमी का पोस्ट कोविड काल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कोविड से बिगड़ी हमारी इकोनॉमी की सेहत कब पूरी तरह से सुधर सकेगी, इसका जवाब आने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि प्रदेश की सरकार ने भी और देश की सरकार ने भी वो तमाम कोशिशें की हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सकें। आज प्रधानमंत्री ने सीआईआई के कार्यक्रम में इस बात पर खुशी जताई कि देश की अर्थव्यवस्था फिर से तेजी पकड़ रही है। इधर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संतोष जताया कि कोरोना काल में भी वो एक बेहतरीन बजट दे सके और उस पर तेजी से काम भी हो रहा है। इस सबसे अलग आम आदमी दुआ कर रहा है कि तीसरी लहर ना आए। पहले से ही टूटा हुआ व्यापार जगत एक और झटका बहुत मुश्किल से ही सह पाएगा। अर्थशास्त्रियों का एक तबका कहता है कि केवल आंकड़ों में सुधार से राहत नहीं मिलेगी, असल राहत वो होगी जो देश के सर्वहारा वर्ग द्वारा महसूस की जाए। तो सवाल यह है कि हमारे खुश होने के लिए क्या है और परेशान होने के लिए क्या। और भी दूसरे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। सवाल है कि पोस्ट कोविड से पूरी तरह कब निकलेगी हमारी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी की सेहत में सुधार के दावे कितने सही हैं और तीसरी लहर के असर से बचने के लिए उद्योग जगत कितना तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब, सीए हैं आप। अभिनव शर्मा जी कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज गुप्ता जी हैं, आप भी सीए हैं, अर्थशास्त्री हैं। और धीरेन्द्र सिंह राघव हैं, 4T यूथ विंग के आप प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुरेश जी काफ़ी तैयारी के साथ आए मेरे साथ स्टूडियो में, अपने साथ कुछ डेटा और कुछ फैक्ट्स लेकर के आए हैं। सुरेश जी बताइए ज़रा पहले आप क्या खुशखबरी लाएं लोगों के लिए और आपके कांग्रेस के मित्र के लिए, फिर मैं सवाल लेकर आता हूँ। जेपी शर्मा जी, आज प्रधानमंत्री जी ने सीआईए की जो एजीएम थी उसके अंदर मीटिंग्स के अंदर बताया है कि जो भी आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं वो मजबूरी में नहीं, विश्वास के साथ लोगों को विश्वास में लेकर के आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं। आज देखिए स्मॉल डिपॉजिटर की सुरक्षा के लिए हमने अमेंडमेंट लाए हैं कि 5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट वाले को 90 दिन के अंदर पैसा मिल जाए। उस तरह का एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। इसी तरीके से लेबर रिफॉर्म्स लेके आए हैं। आज सेंसेक्स ऑल टाइम हाई 54,000 के लगभग का सेंसेक्स जा चुका है। एनएससी जो है 16,000 से ज्यादा का सेंसेक्स जा चुका है। फॉरेन रिजर्व आज सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, 612 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। देश में इन्वेस्टमेंट, आज विदेशों का भारत के अंदर विश्वास जमा है। आज विदेशी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आज इंडिया के अंदर है। तो ये एक देश में विश्वास जगा है, ये मोदी जी की वजह से। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर उद्योग जगत ने हमें सहायता की है। उद्योग जगत के ऊपर भी हम पूरे डिपेंडेंट हैं कि उद्योग जगत ने भी हमारे को पूरा सहयोग मिला है उद्योग जगत के अंदर। तो आज जो सीआईए के अंदर बैठक थी उसके अंदर मोदी जी ने कहा है कि भाई हमने बहुत सारे टैक्स के अंदर बदलाव किए हैं, ईजी फेसलेस असेसमेंट किए हैं और कई तरीके के बदलाव किए हैं। अभिनव शर्मा जी, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो बोलें, फिर मैं सवाल करूंगा। बोलिए। सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज काफ़ी बार अपनी जो स्पीच थी उसमें रिफॉर्म शब्द का जो इस्तेमाल किया है। मैं ये अपने भाजपा के मित्र को बताना चाहता हूं और आपको भी ये बताना चाहता हूं
कि अगर भारत में वास्तव में कोई रिफॉर्म होता बिजनेस के सेक्टर में, तो जुलाई के सिर्फ और सिर्फ जुलाई के महीने में हम 30 लाख लोगों की जो सैलरीड लोगों की जो नौकरियां गई है वो नहीं जाती। अच्छा, एक तर्क आप ये दे रहे हैं कि इसको पैमाना माना जाना चाहिए कि कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों का रोज़गार चला गया, रोज़गार और नौकरी के साथ साथ उनकी खुशहाली चली गई, चूँकि रोजी रोटी छिन गई, तो फिर सेंसेक्स का और एनएससी का ऊपर जाने का फ़ायदा क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए सुरेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एम्प्लॉयमेंट की दर के लिए बताता चाहता हूँ। अप्रैल महीने के अंदर बेरोजगारी दर 9.25% थी, जो कि जून महीने के अंदर 6.26% आई है। इसका मतलब है कि बेरोजगारी दर कम हुई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। कोरोना काल के अंदर पूरा विश्व कोरोना की महामारी से ग्रसित था, उसके अंदर भी हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है। जीएसटी कलेक्शन आप ये देखिए कि पिछले की तुलना में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हर महीने आ रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए से। आप देखिए कि 1,40,000 करोड़ रुपए तक का जीएसटी कलेक्शन आ चुका है। तो कहां मतलब आपको देखिए कि कोरोना के अंदर नो डाउट परेशानियां हुई है, लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है, लेकिन उतना ही उद्योग जगत ने हमारे को हेल्प की है। जहां मास्क का प्रोडक्शन करना था वहां मास्क का प्रोडक्शन हुआ, जहां सैनिटाइज का प्रोडक्शन था वहां सैनिटाइज का प्रोडक्शन हुआ, जहां पीपी किट बननी थी वहां पीपी किट बनी है। तो देश आज आत्मनिर्भर के ऊपर चल रहा है, मेक इन इंडिया के ऊपर चल रहा है कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो और यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़े। सुरेश जी की बात को थोड़ा सा और मैं खुलकर आपसे समझूंगा धीरेन्द्र सिंह राघव, चूंकि नौकरी की बात उठाई अभिनव शर्मा जी ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और नौकरी को लेकर हम साफ साफ तौर पर ये समझते हैं इस बात को कि नौकरी या तो सरकार दे जो कि सीमित हैं, या फिर उद्योग जगत देता है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, या फिर संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। कितनी नौकरियां वापस बहाल हुई, क्या कोरोना का असर वहाँ कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो मैं आपके पास लेकर आता हूँ। लेकिन उससे पहले मनोज गुप्ता जी, सेंसेक्स में अभूतपूर्व उछाल, एनएससी में अभूतपूर्व उछाल, ये आंकड़े, और अभी सुरेश जी बता रहे थे कि साहब 9.2 जो महंगाई की दर थी वो 6 कुछ आ गई। ये आंकड़े क्या इस बात की व्यावहारिक धरातल पर गवाही देते हैं कि चीज़ें सुधर रही हैं, और इसका श्रेय सरकार को किस तरह से जाता है? सर, चीज़ें व्यवहारिक धरातल पे स्मॉल एंड मीडियम जो फर्म्स हैं उनकी हालत ख़राब है और उनके व्यापार को बहुत बड़े झटके लगे हैं। लोन भी जो है वो मिल रहा है, लेकिन उसमें दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो गवर्नमेंट की गलती चल रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो लगातार इजाफा हो रहा है, उससे जो मीडियम क्लास को और स्मॉल क्लास को जो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसका जो इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। जीएसटी के कलेक्शन की बार बार गवर्नमेंट बात करती तो है, लेकिन जीएसटी में अभी भी बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। लेट फीस को गवर्नमेंट ने रेशनलाइज किया है पिछले दिनों में, लेकिन अभी भी लेट फीस ज़्यादा है। आज प्रधानमंत्री साहब कंपनी एक्ट के बारे में भी बोल रहे थे। कंपनी एक्ट में लेट फीस की कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। अगर आपसे एक गलती हो गई तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से जब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं करते, जब तक वो फीस चलती चली जाती है, चाहे कंपनी छोटी हो, बड़ी हो, मामूली छोटी सी स्मॉलेस्ट कंपनी हो, उसकी कोई लिमिट ये फिक्स नहीं कर रहे। हमने कई बार मांग की है गवर्नमेंट से कि इसकी लिमिट फिक्स की जाए, लेट फीस आखिर कितनी देगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात हम कर रहे हैं उसमें छोटे व्यापारियों को बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लेट फीस और पेनल्टी का ऐसा एक जाल बन गया है जिसमें बहुत ज़्यादा मार लग रही है। छोटी सी गलती पर छोटा व्यापारी इतने ज़्यादा स्टाफ नहीं रख पाता है, उससे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो गवर्नमेंट को छोटे और बड़े व्यापारियों में फ़र्क करना चाहिए और छोटे व्यापारियों के लिए हर चीज़ की सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए, ताकि उनके से गलती हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक उनको इम्पैक्ट ना आए। और पेट्रोल डीजल की कीमतों पे गवर्नमेंट को जल्दी सोचना पड़ेगा। जिस तरह से ये बढ़ती जा रही है उसका जो प्राइस राइज पे दूसरा असर आएगा और सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक बात है, ये सवाल मैं रखूंगा सुरेश गर्ग साहब के पास। लेकिन धीरेन्द्र सिंह राघव, पहले आपके पास आ रहा हूँ। जो मेरा सवाल था अभी, क्या उद्योग जगत अपने आप को फिर से खड़ा होता हुआ पा रहा है? क्या उद्योग जगत इस बात को महसूस कर रहा है कि जिन लोगों के रोज़गार छीनने पड़ गए थे कोरोना में, उन लोगों को वापस नौकरी दी जा सकती है? क्या उद्योग जगत इस जो अभी गुप्ता साहब ने, सीए साहब ने जो बात कही,
इन सारी तमाम परेशानियों के बावजूद, टैक्स की उलझनों के बावजूद, जीएसटी की उलझनों के बावजूद, पेट्रोल डीजल की कीमतों के आसमान छूने के बावजूद अपने आप को एक बेहतर स्थिति की तरफ जाता हुआ देख रहा है क्या धीरेन्द्र सिंह राघव? जी जेपी शर्मा जी, मेरा ये मानना है कि वैश्विक मानचित्र पे भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है और एक मजबूत हिंदुस्तान को प्रेजेंट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केवल गवर्नमेंट के सहारे ही नौकरियां नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक बड़ा तबका है व्यापारी जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों को मैनेज करते हैं या उनको काम पे रखते हैं। कोई भी बड़ा व्यापारी हो या छोटा व्यापारी हो अपने कर्मचारी को नहीं हटाना चाहता है, लेकिन चूंकि कोरोना काल एक ऐसी महामारी थी, एक वैश्विक ऐसी महामारी थी जिसमें व्यापारियों को ना चाहते हुए भी अपने कर्मचारियों को हटाना पड़ा। मैं सरकार से उसमें एक मांग करना चाहता हूं कि सरकार जो राहत दे रही है वो व्यापारियों को कुछ ऐसे क्रम में दे कि आप इतने कर्मचारी रखिए, उसमें हम सैलरी का इतना पार्ट इतने समय तक सरकार वहन करेगी और बाकी व्यापारी वहन करे। हर व्यापारी अपना 100% कर्मचारियों को रखना चाहता है। दूसरा यह है कि जो कोविड के बाद में व्यापारी एक थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार का टैक्स लायबिलिटीज को लेकर कोई एक ऐसा कदम नहीं है जिसमें एक पता चले कि व्यापारी आपको आने वाले 6 महीने तक कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो व्यापारी अपनी फैक्ट्रियां चलाने खोलेंगे, उस पे उनका लाइट बिल इतना बढ़ चुका है, कर्मचारी आएंगे उनको कुछ एडवांस भी देना पड़ेगा या उनकी पिछली तनख्वाह देनी पड़ेगी, और फैक्ट्री को वापस रीस्टार्ट करने या किसी भी उद्योग धंधे को वापस रीस्टार्ट करने के लिए एक नई उसकी जरूरत होती है। तो मेरा ये सरकार की तरफ से एक निवेदन है कि टैक्स लायबिलिटीज को कम किया जाए। दूसरा, जो कोविड काल में एनपीए जो हो गए, क्योंकि बड़े अकाउंट 3 मंथ में एनपीए हो जाते हैं, उसमें से एक व्यापारियों का एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, अधिकतर अकाउंट एनपीए हो गए हैं। तो कोविड काल के एनपीओ को दरकिनार कर बैंकों को निर्देश दिए जाए कि इनको आप लोन स्टार्ट करिए। आज लोन की कोई भी फाइल अगर लगाने जाते हैं हम लोग, तो उसमें से हमारे जो फेडरेशन में अधिकतर समस्याएं आ रही हैं कि कोविड काल में हुए एनपीए को सरकार द्वारा निरस्त किया जाए। ठीक है। तीसरा इसी में एक कड़ी और जोड़ रहा हूं मैं, संक्षेप में जी, कि संक्षेप में जोड़ रहा हूं सर, कि एक्सपोर्ट यूनिटों को बढ़ाया जाए, उनको एक सब्सिडी और उनकी बढ़ाई जाए, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो बाहर की जो इनकम आएगी उससे भारत की जीडीपी बहुत मजबूत होगी। ठीक है सुरेश कर साहब, मोटी मोटी बात यह है जो किसी भी आदमी के समझ में आएगी। ये कहावत सुनी हमने कि किसी व्यक्ति को आप मछली देने के लिए अगर भूखा है तो इसके बजाय बेहतर है कि उसको मछली पकड़ना सिखाइए ताकि वो अपना पेट भर सके। लेकिन ये जो आदमी भूख से मर रहा है उस पर तो काम नहीं करेगा। जिस आदमी की भूख से जान निकली जा रही है और आप कहेंगे चलते रहो सिखाता हूँ मछली पकड़ना और फिर अपने आप पकड़ लेना, खा लेना। तो अर्थशास्त्रियों का एक तबका ये मानता है कि जिस तरह के पैकेजेस पिछले 1-1.5 साल में दिए गए हैं वो डायरेक्ट रिलीफ और इनडायरेक्ट रिलीफ वाली थ्योरी यहाँ आती है। वो इनडायरेक्ट रिलीफ था, अभी ज़रूरत थी डायरेक्ट रिलीफ की, जिसकी बात मनोज गुप्ता जी ने भी उठाई कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी वक्त आसमान पर जा रही हैं, जिस पर मैं आगे बात करूंगा। और यही बात धीरेन्द्र सिंह राघव भी प्रकारांतर से कह रहे हैं कि सीधे सीधे राहत महसूस हो उद्योगों को। ऐसा तो कुछ किया जाना चाहिए था, कम से कम टैक्स रिलीफ आप देते, कुछ महीने के लिए स्थगित कर देना ईएमआईज को केवल, उससे काम थोड़ी चलता है। सुरेश जी देखिए जेपी शर्मा जी, जहाँ तक राहत की बात है, आम आदमी को राहत 80 करोड़ लोगों को हमने राशन मुहैया 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराई है। इसी तरीके से आप लोन की बात कर रहे हैं तो आज हमने मोरेटोरियम पीरियड दिया था 6 महीने का 20 फरवरी 2020 को 29 फरवरी 2020 बात तो मैं कह चुका हूं सुरेश जी, समय कम बचा है। आप तो ये बताइए ना कि व्यापारी आज सबसे ज्यादा टूटा हुआ है इस बात से कि उसको टैक्स भरने की चिंता है। अगर वो वापस अपना उद्योग शुरू करता है, रोटेशन होता है, तब आदमी का खर्चा निकलता रहता है। तो जो एनपीए हो गए, एक महत्वपूर्ण बात उठाई धीरेन्द्र सिंह राघव ने। देखिए एनपीए 29 फरवरी 2020 के अंदर जो अकाउंट रेगुलर है उनके लिए हमने रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा लाए हैं। आरबीआई ने रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा लाए हैं कि जो अकाउंट 29 फरवरी 2020 यानी कोरोना काल के पहले के अकाउंट अगर रेगुलर है तो वो अपना अकाउंट को रीस्ट्रक्चर करा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। वो अकाउंट एनपीए नहीं होगा, उसको रीस्ट्रक्चर की सुविधा है कि वो 2 साल के अंदर उसको अपना मोरेटोरियम बढ़ा दे। अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए सुरेश जी, जहां भी महंगाई की, आर्थिक विकास की उम्मीदों की बात होती है वहां ये सवाल जरूर आ जाता है कि हम लोग डरते थे कि एक दिन पेट्रोल 100 रुपए का भी हो जाएगा,
तब हमको पता नहीं था कि वो तो एक दिन होगा, उसके अगले दिन 101 का भी हो जाएगा, उसके 15 दिन बाद में 109 का भी हो जाएगा। जेपी शर्मा जी उसका भी जवाब सुनिए। पेट्रोल, आज पेट्रोल की दर के अंदर केंद्र सरकार 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी ले रही है सरकार, राज्य सरकार, और राज्य सरकार ले रही है 29 रुपए 88 पैसे। सुनिए, देखिए 29 रुपए 88 पैसे, 32 रुपए 90 पैसे में 1 रुपए 80 पैसे हम राज्य सरकारों को देते हैं। आज राज्य सरकारों के पास में 31 रुपए 68 पैसे मिल रहे हैं और केंद्र सरकार को 31 रुपए 10 पैसे मिल रहे हैं। तो राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए कि अपना जो वेट है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि आज सेंट्रल को विकास के लिए 80 करोड़ लोगों के पास में राशन पहुंचाने के लिए, किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। आपको जरूरत है, राज्य सरकार को तो जरूरत नहीं है। राज्य सरकार तो फसलों में राज्य सरकार को रेवेन्यू कम हो रही है, खेतों में पैसा पैदा होता है राज्य सरकार के पास। को कम हो रही है, अब राज्य सरकार को भी वैट चाहिए। ये बहस अंतहीन है, ये बहस अंतहीन है सुरेश जी, क्योंकि जब भी पेट्रोल डीजल की बात होती है, पेट्रोल डीजल की बात होती है और आप लोग बैडमिंटन के कोर्ट में उतर जाते हैं, आप लोग बैडमिंटन के कोर्ट में उतर जाते हैं, ये बॉल उधर करते हैं, ये को इधर करते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है, अभिनव शर्मा सुन लीजिए, कि अभी ये जो संसद का मानसून सत्र गया, जिसमें आप लोगों को ये तोहमत झेलनी पड़ी पूरे विपक्ष को कि आपने संसद नहीं चलने दिया, हंगामा किया, लेकिन उस हंगामे में महंगाई का शोर बहुत कम था। पेगासस, जिससे बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए नहीं है, या तो उसका शोर था या फिर किसानों का, जो भी देश के सारे 130 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। अभिनव जी, देखिए जेपी जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनका दायित्व सिर्फ एक या दो मुद्दों को लेकर के नहीं है, बल्कि देश हित में या फिर जो अभी की सरकार जितने भी फैसले ले रही है उनका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने का है। तो ये चीज़ें बड़े लेवल पे तय की जाती हैं कि पार्लियामेंट में कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा, कौन सा मुद्दा देश की सिक्योरिटी के लिए अत्यंत आवश्यक है। पेगासस जैसा मुद्दा जो कि भारत सीधे तौर पर भारत की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, उसे उठाना जरूरी। जैसे मैंने इनसे कहा कि आपने उद्योगों को राहत दे दी, समझ में आती है। आम आदमी को राहत तो तब मिलती है ना जब हर व्यक्ति बाइक लेकर के पेट्रोल डलवाने तो जाता है। अगर उसकी कीमत कम करते तो समझ में आता है कि सब तक राहत पहुंची है। इसी तरह से जिस मुद्दे की व्यापकता थी उस मुद्दे को वहां उतना वजन नहीं मिला, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन समय चूंकि कम है, ठीक है, इस पर भी बहुत बहस हो चुकी है असल में। मनोज गुप्ता जी, एक बात बता दीजिए, ये जो आंकड़े सुधरे हैं ये वास्तव में जमीनी स्तर पर राहत मिलने से सुधरे हैं, या जैसा कि कहा जाता है कि साहब फार्मा इंडस्ट्री तो अच्छी चली रही है इस वक्त, रियल एस्टेट इसलिए कि जिसके पास गुंजाइश है वो घर से दूर एक घर बनाना चाहता है ताकि अगर फिर से कोई हालात बिगड़े तो मैं वहां चला जाऊं, जिसके पास और गुंजाइश है वो फार्म हाउस लेना चाहता है, व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा नहीं करना चाहता, इसलिए व्हीकल्स की बिक्री बढ़ रही है। तो जब ये 3-4 सेक्टर चल रहे हैं तो नेचुरली, और जो कि बड़े सेक्टर हैं, तो फिर आंकड़े तो सुधरने थे। क्या ये बात सही है क्या मनोज जी? सर, आंकड़े तो एक और कारण से सुधरे ना। पिछले साल लॉकडाउन लंबा था तो उसमें इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई। अब उससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा भी जो उछाल आता है वो बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन धरातल पे जैसे रियल एस्टेट सेक्टर के मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे बात, शेयर मार्केट को देखिए, 2020 के लॉकडाउन से क्या किसी भी पिछले सालों से कंपैरिजन कर लीजिए ना। आप पिछले लॉकडाउन की क्यों तुलना कर रहे हो? आप पिछले सालों की तुलना करिए, उससे पहले के सालों की तुलना करिए ना, जीएसटी कलेक्शन में तुलना करिए, फॉरेन रिजर्व के ऊपर करिए, फॉरेन रिजर्व पे देखिए ना, आज 612 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। आज किसी टाइम पे 90 अरब डॉलर का रिजर्व हुआ करता था। तो आप वो देखिए ना, आप कोरोना काल का क्या उससे पहले वाले सालों से कंपैरिजन करिए। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पीएमआई, लेकिन अगर ये भी आ रहा है तो इसको भी एक अच्छा संकेत मानना चाहिए कि कोरोना से अर्थव्यवस्था के टूटने के बावजूद अगर निवेश में विश्वास जताया जा रहा है तो ये बड़ी बात होनी चाहिए। धीरेन्द्र सिंह राघव, एक सवाल का बहुत संक्षेप में जवाब मुझे दे दीजिएगा। तीसरी लहर की चर्चा है और तीसरी लहर की चिंता भी है। उद्योग जगत पहले जब लॉकडाउन लगा था तो समझ नहीं पाया था, कोई भी नहीं समझ पाया था दरअसल कि अब क्या करें, कैसे करें, काम कैसे चलाएं, लोगों का पेट कैसे पले, उद्योग कैसे चले। अब अगर तीसरी लहर आती है तो दूसरी लहर में काफ़ी कुछ हमने सीख लिया है। कोरोना के साथ जीना हमने पिछले 1 साल में सीख लिया है। तो तीसरी लहर को लेकर के क्या उद्योग जगत अपने आप को आश्वस्त महसूस करता है कि अगर ऐसी स्थितियां आती भी हैं तो हम उससे पार पा जाएंगे? देखिए जेपी शर्मा जी, चाहे उद्योग जगत हो या आम आदमी हो, अभी जो प्रमुख लक्ष्य जो होना चाहिए वो होना चाहिए 100% वैक्सीनेशन का। अगर 100% वैक्सीनेशन हो गई तो जिसकी मांग हम पिछले 6 महीनों से लगातार राज्य सरकार से, और आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले मैंने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से मिलके यह मांग रखी थी कि हमारे राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन उपलब्ध कराइए जिससे हमारा राज्य 100% वैक्सीनेट हो पाए।
सही तो बात। जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं होगा, चाहे वो व्यापारी हो या आमजन हो, राहत नहीं मिलेगी। काफी लोगों कुछ के मन में एक दारोमदार डर है, एक वैक्सीन- शंका है, वो सही बात बनी रहेगी। वैक्सीनेशन ड्राइव पर काफ़ी हद तक दारोमदार है, लेकिन ये सच्चाई है कि हमने बहुत सारे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके बहुत सारे पहलुओं में जो हमने सुना था आज से 1 साल पहले कोरोना के साथ जीना, उस चीज़ को आत्मसात कर लिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।